हेलो एवरीवन, आज के इस एनालिसिस में हम अशोक के प्रमुख शिलालेख के बारे में डिस्कस करेंगे। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के 30 से 35 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने पर ये क्लियर हो जाता है कि जो अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के अप्रोच से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष इस पॉइंट पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। एक इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर आप मौर्य साम्राज्य को पढ़ रहे हैं तो किस एरिया पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, कहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो अशोक के प्रमुख शिलालेख से क्वेश्चन बन सकता है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे आईएएस एग्जाम 1998 में क्वेश्चन पूछा गया कि कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है। आईएएस एग्जाम 1998 में क्वेश्चन पूछा गया कि कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है। शिलालेख 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन मिलता है, जो कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी अशोक जब सम्राट बने थे उसके 8 वर्ष बाद, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ और इसमें सम्राट अशोक की विजय हुई और इसका वर्णन जो है 13वें शिलालेख में मिलता है। 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और पूछा गया स्टेट पीसीएस एग्जाम में और आईएएस एग्जाम 1998 में। संगम राज्यों का उल्लेख, संगम राज्यों यानी साउथ इंडिया के राज्यों का, दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख, संगम राज्यों का उल्लेख यानी दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। तो इसका भी उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। इसका भी उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। और इन संगम राज्यों का, दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख 13वें शिलालेख के साथ साथ दूसरे शिलालेख में भी मिलता है। संगम राज्यों यानी दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उसका उल्लेख 13वें शिलालेख के साथ साथ दूसरे शिलालेख में भी मिलता है। आईएएस एग्जाम 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब अगर हम देखें तो इसके थोड़ा सा डेप्थ में जाएं, क्योंकि एक ऐसा एरिया है जहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस पॉइंट पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। किस टॉपिक, जब आप एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक जो भी पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, तो किस टॉपिक की डेप्थ में जाना है, किसी गहराई में जाना है, वो उस क्वेश्चंस के उस टॉपिक के इंपॉर्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर इस पॉइंट पे क्वेश्चन बना है तो इसके डेप्थ में हमें जाना चाहिए। इसके डेप्थ में थोड़ा सा, हमें ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाएं, फैक्ट ही फैक्ट आप करेक्ट करें, ऐसा नहीं, थोड़ा सा आपको उसके डेप्थ में जाना है। आपको ये पता होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन पूछा गया संगम राज्यों के विषय में यानी दक्षिण भारत के राज्यों के विषय में वर्णन किस शिलालेख में, 13वें शिलालेख में, और दूसरे शिलालेख में भी मिलता है। तो हमें पता होना चाहिए वो साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के कौन कौन से राज्य हैं। चोल है, पांड है, सत्यपुत्र है, केरलपुत्र है, और एक ताम्रपड़ी जो श्रीलंका में है, इसका भी उल्लेख हमें 13वें शिलालेख में मिलता है, दूसरे शिलालेख में मिलता है। तो 13वें शिलालेख और दूसरे शिलालेख में हमें क्या जानकारी, किसके बारे, किन राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है, चोल, पांड, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपड़ी। अब आप देख रहे हैं कि शिलालेख, एक पॉइंट और, आईएएस एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया कि किस शिलालेख में अशोक के धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन है। आईएएस एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया कि किस शिलालेख में अशोक के धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन किया गया है। तो 12वें शिलालेख में, किस शिलालेख में, 12वें शिलालेख में अशोक के धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन किया गया है। और ये सेम क्वेश्चन यूपी पीसीएस एग्जाम 1993 में भी पूछा गया था। यूपी पीसीएस एग्जाम 1993 में पूछा गया कि अशोक के किस शिलालेख में
धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन मिलता है, अशोक के धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन मिलता है वो शिलालेख 12वें शिलालेख में, अशोक के 12वें शिलालेख में हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो आईएएस यूपीपीएससी एग्जाम 1993 में पूछा गया है क्वेश्चन और आईएएस एग्जाम का पूछा जा रहा है 2020 में, यानी कितने वर्ष बाद देखें तो 27 साल बाद, 27 साल बाद यूपीपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन आईएएस एग्जाम 2020 में पूछा जा रहा है। इससे क्लियर हो जा रहा है कि स्टेट पीसीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आप स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस जो पढ़ते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो होता है स्टेट पीसीएस का, वो भी यूपीएससी एग्जाम के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस रहता है ना कि स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस के सॉल्व करने चाहिए, नहीं सॉल्व करने चाहिए, तो एनालिसिस से क्लियर हो जाता है। 30 से 35 वर्ष के एनालिसिस के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि यस स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए। इससे आपको आपकी प्रीलिम्स एग्जाम पे बेहतर पकड़ बनेगी, क्योंकि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का डिफिकल्टी लेवल वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं और फैक्ट बेस्ड पॉइंट पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कुछ शिलालेख का हमने जिक्र किया, उल्लेख किया, जिसपे क्वेश्चन पूछे गए। इससे क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन बनने का ये क्या है, इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इस अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। शिलालेख से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए यही आपको पढ़ने का भी तरीका होना चाहिए कि जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि इस जोन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ये जोन है बार बार इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी में पूछा जा रहा है, स्टेट पीसीएस में पूछा जा रहा है, मल्टीपल टाइम पूछा जा रहा है, तो आपको पता हो जाना चाहिए अच्छा इस टॉपिक में हमें अच्छी पकड़ बनानी है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड और ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं अपनी नोट्स में। जैसे अशोक के प्रमुख शिलालेख में जो प्रथम शिलालेख है, अशोक के प्रथम शिलालेख में हमें पशु बल की निंदा किस शिलालेख में की गई, प्रथम शिलालेख में की गई है। दूसरे शिलालेख में चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अशोक के दूसरे शिलालेख में चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जिसमें मनुष्य वापस दोनों के चिकित्सा की बात की गई। इससे पता चल रहा है कि अशोक की जो धार्मिक धर्म है, अशोक का जो धार्मिक नीति है वो नैतिकता पे डिपेंड है। इसमें जो अशोक के दूसरे शिलालेख में चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन किया गया, इसमें मनुष्य के साथ साथ पशु के भी चिकित्सा का वर्णन किया गया है। अशोक के तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों का उल्लेख मिलता है और धार्मिक नियमों का उल्लेख मिलता है। अशोक के तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों और धार्मिक नियमों का उल्लेख मिलता है। जो मौर्य काल के ऑफिसर्स होते थे, जो अधिकारी होते थे, उनका उल्लेख हमें अशोक के तीसरे शिलालेख में मिलता है। तीसरे शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। एक इंपॉर्टेंट एरिया देखिए, अशोक के चौथे शिलालेख में हमें क्या जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक ने भेड़ घोष की नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया। अशोक के चौथे प्रमुख शिलालेख से आपको यह जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक ने भेड़ घोष की नीति का त्याग करके धम्म घोष की नीति को अपनाया। भेड़ घोष क्या होता है? भेड़ घोष का मतलब ये होता है कि युद्ध की नीति को त्याग करके सम्राट अशोक ने युद्ध की नीति का त्याग कर दिया। सम्राट अशोक ने भेड़ घोष का मतलब क्या हुआ कि सम्राट अशोक ने युद्ध की नीति का त्याग किया। और सम्राट अशोक ने युद्ध की नीति का त्याग कब किया? कलिंग युद्ध की विजय के उपरांत। कलिंग युद्ध की विजय से, कलिंग युद्ध में जो लाखों लोग मारे गए उसको देख करके उससे काफी सम्राट अशोक काफी विचलित हुए और वहीं से उन्होंने युद्ध की नीति का त्याग किया और किसको अपनाया? धम्म घोष यानी धम्म की नीति को अपनाया। यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है कि पशु बलि की निंदा की गई है, चिकित्सा व्यवस्था की गई है, मनुष्य और पशु के लिए की गई, वो सब किसके पार्ट है? धम्म घोष के पार्ट है, धम्म घोष के पार्ट है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया क्वेश्चन बनेगा कि सम्राट अशोक ने युद्ध की नीति का त्याग किस शिलालेख में? सम्राट अशोक ने युद्ध की नीति का त्याग किया, उसकी जानकारी में किस शिलालेख में मिलती है? चौथे शिलालेख में मिलता है, जहां पर उन्होंने भेड़ घोष यानी युद्ध की नीति का त्याग करके धम्म घोष यानी धम्म की नीति को अपनाया, जो किस पे डिपेंड था? धार्मिक सहिष्णुता के ऊपर डिपेंड था। और किसके ऊपर डिपेंड था?
नैतिकता के ऊपर टिप्पणी था। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे बात करें धम्मघोष की, तो ये जो पशु बलि की निंदा सम्राट अशोक के द्वारा जो पशु बलि की निंदा की गई, चिकित्सा व्यवस्था की गई, चिकित्सा व्यवस्था किसके लिए, मनुष्य व पशु के लिए की गई, ये किसका पार्ट है, ये अशोक के धम्मघोष की नीति का ही भाग है, ये अशोक के धम्मघोष की नीति का ही भाग है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख के क्वेश्चन बनने, ये इंपॉर्टेंट एरियाज है क्वेश्चन बनेगा। अभी इसमें कुछ टॉपिक्स अशोक के प्रमुख शिलालेख से रिलेटेड कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, इसको हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक पॉइंट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो अशोक ने ये धार्मिक सहिष्णुता के बारे में यूपीपीसीएस 1993 में क्वेश्चन पूछा गया, फिर इसको आईएएस एग्जाम 2020 में पूछा गया। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब ये होता है कि अशोक के अनुसार कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, किसी भी धर्म की हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी धर्म की निंदा कर रहे हैं, अगर हम किसी दूसरे धर्म की निंदा कर रहे हैं और अपने धर्म को अच्छा बता रहे हैं, तो हम खुद अपने धर्म को हानि पहुंचा रहे हैं। सम्राट अशोक के अनुसार, सम्राट अशोक ने जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया, कलिंग के युद्ध के बाद जो उन्होंने धम्मघोष की स्थापना की, यानी भैरी घोष यानी युद्ध की नीति को त्याग करके धम्मघोष को अपनाया, धम्म की स्थापना की। उस धम्म की स्थापना के पार्ट क्या है, धार्मिक सहिष्णुता, यानी अशोक, सम्राट अशोक के अनुसार अगर आप दूसरे के धर्म की निंदा कर रहे हैं और अपने धर्म की बड़ाई कर रहे हैं, तो आप खुद अपने धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी इनके अनुसार आपको सभी धर्म को समान दृष्टि से देखना चाहिए और सभी के धर्म की प्रशंसा करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।